2024 की असली लड़ाई यूपी में है और सोचिए जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वहां का योद्धा इंडिया अलायंस की मीटिंग से ही गायब है। आज की मीटिंग देखकर 2024 की सेटिंग समझ में आ जाएगी। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उसमें अखिलेश नहीं आए। मायावती तो गठबंधन में है ही नहीं। कांग्रेस अखिलेश का हाथ छोड़कर मायावती से बात करने लगी है। आज की यूपी का हाल क्या होगा सबको मालूम है। जो बात कोई आपको नहीं बताएगा वो हम बताते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 की राम लहर में क्या 14 की मोदी लहर का रिकॉर्ड टूटेगा? मोदी विरोधी मोर्चा क्या बीजेपी को 80 में 80 जीतने से रोक पाएगा? योगी और मोदी राम मंदिर उद्घाटन को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाने में जुटे हैं। अखिलेश, खरगे, राहुल, सोनिया और मायावती 24 की पहेली सुलझाने में लगे हैं। बीजेपी राम के जरिए घर घर जाकर 80% सनातनियों को जोड़ रही है, जबकि इंडिया अलायंस सीट बंटवारे के झगड़े में ही उलझा हुआ है। यूपी में राम लहर का क्या असर होगा? बीजेपी ने एक एक सीट पर सर्वे कर लिया है। मोदी विरोधी मोर्चा इसी बात पर उलझा है, गठबंधन में मायावती रहें या न रहें। यूपी में इंडिया अलायंस टूटेगा या पूरी ताकत से लड़ेगा, इसकी तस्वीर 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर साफ हो जाएगी। उसी दिन यह भी तय हो जाएगा कि मायावती गठबंधन का हिस्सा होंगी या नहीं। 15 को ही अखिलेश समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी करना चाहते हैं। अखिलेश ने जो फॉर्मूला कांग्रेस के पास भेजा है, उसके मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी 50 से 55 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस को 12 से 15 सीट देना चाहती है। कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप 40 सीट मांग रही है। जाटलैंड में जयंत चौधरी की आरएलडी को 5 सीट पर अखिलेश लड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा अखिलेश के फॉर्मूले में कई छोटे दल भी हैं, जिन्हें वो एक एक सीट पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इनमें जौनपुर की सीट जेडीयू को देने का प्लान है, जहां से बाहुबली धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। चंदौली की सीट टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी को देने पर राजी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पोते हैं। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को फूलपुर या प्रतापगढ़ सीट से लड़ाने का प्लान है। नगीना की रिजर्व सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को देना चाहते हैं। महान दल के केशव मौर्य को भी एक सीट देने पर अखिलेश राजी हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़े। अखिलेश ने कांग्रेस और आरएलडी के सामने ये शर्त भी रख दी है कि वो जिन सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं, वहां अपने कैंडिडेट की लिस्ट भी उन्हें सौंपे। कांग्रेस ने लिस्ट देने के लिए और वक्त मांगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वहां जा रहे हैं, उनके साथ और भी साथी हैं। उनके पास पूरी जानकारी है कि 2019 का परिणाम क्या था, 2022 का परिणाम क्या था, और जो डेटा है वो उनके पास है। हमें उम्मीद है कि वहां पर चर्चा अच्छी होगी और फैसला भी जल्दी होगा। यूपी में इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग फॉर्मूला कहां उलझा है? कांग्रेस 2009 के आधार पर कम से कम 21 सीट मांग रही है। अखिलेश 2019 और 2022 के रिजल्ट के आधार पर सीट शेयरिंग करना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है मायावती गठबंधन का हिस्सा बने, समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती हैं, तो सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला बन सकता है जिस पर अखिलेश राजी हो सकते हैं। तब समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी को 25 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 10 सीट पर राजी होना होगा और राष्ट्रीय लोकदल को 5 सीटें मिलेंगी। अगर यूपी में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें, तो राम लहर में क्या कर लेंगे? यूपी की 80 सीटों पर 2024 के रुझानों को समझने के लिए कुछ डेटा का विश्लेषण जरूरी है।
2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी और उसे 49.98% वोट मिले थे। बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल अपना दल सोनेलाल को 2 सीटें मिली थीं। दोनों का वोट शेयर अगर मिला दिया जाए तो 51.19% बैठता है। 2019 में समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी और उनका वोट शेयर 18.11% था। सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी को 10 सीटें मिली थीं और उनका वोट शेयर 19.43% था। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल का खाता नहीं खुला, उन्हें 1.69% वोट मिले। 2019 में कांग्रेस को यूपी में 1 सीट मिली और 6.36% वोट मिले। अगर एसपी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस के वोट जोड़ दिए जाएं तो कुल 45.59% वोट बनते हैं। मतलब सभी विरोधी मिलकर भी मोदी से 5.6% कम वोट पाते हैं। 2019 में मोदी विरोधी मोर्चे ने यूपी में 16 सीटें जीती थीं। 2024 में सब मिल गए तो मोदी को कितने पर रोक लेंगे, इसे समझने के लिए एक और डेटा का विश्लेषण करते हैं। 2014 में बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें जीती थीं, उसे 42.30% वोट मिले। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती और उसे 22.20% वोट मिले। बीएसपी का खाता नहीं खुला, उसे 19.60% वोट मिले। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती, उसे 10.75% वोट मिले। मतलब तीनों को मिलाकर 52.55% वोट मिले थे, जो बीजेपी से करीब 10.25% ज्यादा है। 2019 और 2014 के डेटा का विश्लेषण करने के बाद यूपी की जो तस्वीर उभरती है, उसमें मोदी विरोधी मोर्चा 15 से 16 सीट जीत सकता है। अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला फेल हुआ और सब अलग अलग लड़े तो मुश्किल से 5 से 7 सीटें जीत सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो फिर बीजेपी कैसे दावा कर रही है 2024 में यूपी का स्कोर कार्ड 80-0 होगा? इसके लिए 2019 और 2014 के डेटा को और गहराई से समझने की जरूरत है। 2014 में बीजेपी को 42.30% वोट मिले। 2019 में बीजेपी को 49.98% वोट मिले। मतलब 5 साल में जंप 7.68% का हुआ, जबकि 2014 में एसपी को 22.20% वोट मिले। 2019 में अखिलेश को 18.11%, 5 साल में घाटा 4.9% का रहा। बीएसपी को 2014 में 19.60% वोट मिले, जबकि 2019 में 19.43% के करीब वोट मिले। कांग्रेस को 2014 में 10.75% वोट मिले, जबकि 2019 में 6.36% वोट मिले। मतलब 4.39% की गिरावट। 2014 की मोदी लहर के बाद यूपी में विरोधियों के वोट शेयर में गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है, जबकि बीजेपी के वोट शेयर में 7% का जंप आया है। 14 के बाद 19 में मोदी के पास राम मंदिर के उद्घाटन जैसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। लिहाजा बीजेपी अनुमान लगा रही है कि इस बार यूपी में उसके वोट शेयर में 7 से 10% का उछाल हो सकता है। मतलब 57 से 60% वोट बीजेपी को यूपी में मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में 80-0 का रिकॉर्ड बनना असंभव नहीं है। इसीलिए योगी बार बार सनातनियों को एकजुट रहने के लिए आगाह करते हैं। 14 और 19 में सनातनी एकजुट हुए तो क्या हुआ? राम मंदिर मिला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मिला। 24 में एकजुट होंगे तो क्या हो सकता है? मथुरा में कृष्णलला की आजादी का मार्ग भी प्रशस्त होना तय है। 24 में योगी सनातन मार्ग से विरोधियों को उसी तरह मसल देंगे जैसे 7 साल में बड़े बड़े माफिया को मसला है। नेता भाइयों बहनों, गोरखपुर की स्थिति क्या हो गई थी? हमारी पहचान किस रूप में थी? बाहर जाते थे, लोग सशंकित नजरों से देखते थे।
कोई यहां भूल से आ गया तो दिन में तो माफिया परेशान करते थे, रात्रि को मच्छर परेशान करते थे, और जो बच गए तो इंसेफ्लाइटिस उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। आज देखिए, माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्ति की ओर है और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। यूपी में इंडी अलायंस को 80-0 से हराने के लिए बीजेपी के सामने चैलेंज उन 16 सीटों का है जो 2019 में पार्टी हार गई। इनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना की सीटें हैं। इनमें आजमगढ़ और रामपुर में योगी उपचुनावों में कमल खिला चुके हैं। अखिलेश का MY कार्ड योगी ध्वस्त कर चुके हैं। 24 में विरोधियों की सारी उम्मीदें अपने निजी किलों और मुस्लिम बहुल सीटों पर टिकी हैं। जबकि बीजेपी जिस फॉर्मूले से आजमगढ़, रामपुर, अमेठी के किले ढा लोधी 1 लाख है। चारों को जोड़ दे तो 6,55,000 वोट होते हैं। राम लहर में अगर बीजेपी गैर MY वोट को कंसोलिडेट कर लेती है तो मैनपुरी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर विरोधियों के बीच गठबंधन नहीं हुआ तो मैनपुरी में अखिलेश का मुस्लिम वोट भी खिसक सकता है। इसी डर से अखिलेश बीजेपी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। आज के माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है वो समाज को बांटने का है, टॉलरेंस का रास्ता नहीं है। जो शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। 2019 में अमेठी हारने के बाद 24 में कांग्रेस रायबरेली को लेकर डरी हुई है। समाजवादी पार्टी ने यह कहकर कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है कि अगर गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ा और सीट शेयरिंग नहीं हुई तो रायबरेली में भी कैंडिडेट उतार सकते हैं। रायबरेली जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। बछरावा समाजवादी पार्टी, सरेनी समाजवादी पार्टी, ऊंचाहार समाजवादी पार्टी, हरचंदपुर बीजेपी, रायबरेली बीजेपी। इसके अलावा 2014 की मोदी लहर के बाद रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर गिरावट की ओर है। 2019 में सोनिया गांधी को 55.80% वोट मिले। 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 38.36% वोट मिले। 2014 में बीजेपी के अजय अग्रवाल को 21.05% वोट मिले थे। 5 साल में सोनिया के वोट शेयर में 8% की गिरावट आई।
जबकि बीजेपी के ग्राफ में 17% का उछाल आया। जाहिर है अगर गठबंधन नहीं बना तो रायबरेली का किला भी बीजेपी के लिए ढहाना आसान हो सकता है। ऐसे में घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि राम लहर में यूपी में इंडिया गठबंधन सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों पर ही बीजेपी से कुछ फाइट कर सकता है। इनमें सहारनपुर 33%, नगीना 49%, मुरादाबाद 48%, संभल 34%, गाजीपुर 31%, रामपुर 51%, बिजनौर 45% और कैराना में 38% मुसलमान हैं। बीजेपी को 80 में से 80 सीट जीतने के लिए इस बार मुस्लिम बहुल इन सीटों पर कमल खिलाने की चुनौती है, वो कैसे संभव होगा? बीजेपी 10% पसमानदा वोट और हासिल कर ले, बीजेपी के पास 8% मुस्लिम वोट पहले से है, इंडी अलायंस सीट शेयरिंग में फेल हो जाए, कांग्रेस एसपी बीएसपी आपस में लड़ें, मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को हिंदू वोट एक मुश्त मिले और इंडी अलायंस का मुस्लिम वोट बढ़ जाए। मुस्लिम बहुल सीटों पर पसमानदा वोट को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी घर घर अभियान चला रही है। कई जिलों में पसमानदा सम्मेलन भी हो चुके हैं। बीजेपी पसमानदा और मायावती के दलित वोट बैंक को अपनी जन कल्याणकारी नीतियों से कनेक्ट कर रही है। इनमें पीएम आवास योजना, फ्री राशन, फ्री इलाज, मनरेगा में जॉब जैसी लोकप्रिय योजनाएं हैं। इनके अलावा एक और सिनारियो बीजेपी के 80 में से 80 जीतने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, अगर कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन हो भी जाए और मायावती गठबंधन से दूर रहे। मुस्लिम वोट बीएसपी और गठबंधन के बीच बंटेगा। मायावती के कमजोर होने पर दलित वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट होगा। 2019 में भी अखिलेश से गठबंधन के बावजूद दलित वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा होने पर मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी को 45 से 50% तक वोट मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 84 की इंदिरा लहर में अविभाजित यूपी में कांग्रेस की 85 में 83 सीट जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ सकती है। अब देखना है क्या 24 की राम लहर 84 की इंदिरा लहर जैसा असर दिखाएगी और मोदी क्या नया इतिहास बनाएंगे। एक नई अयोध्या के रूप में प्रस्तुत हुई और आने वाले समय में 22 जनवरी का कार्यक्रम संपन्न होने दीजिए। मैं कह सकता हूं कि दुनिया के टूरिस्ट मैप में अयोध्या दुनिया का सबसे विकसित और सबसे भव्य अयोध्या की राज इस बात के लिए भी हम सबको आगाह करती है। एकजुट होकर के अगर हम सब एक स्वर से देश के हित में कार्य करते हैं तो कोई बाधा हमारे मार्ग में बाधा नहीं रह पाएगी, कोई बैरियर नहीं बन पाएगा। दुनिया की दबी कुचली सभ्यताओं के लिए भी एक नई राह है आगे बढ़ने के लिए। विरासत का सम्मान कैसे होना है, अयोध्या भी उसका एक प्रमाण है।